तरह छा चुका था और एक गाड़ी चंदनपुर को जाने वाले रोड से गुजर रही थी। अब सिर्फ कुछ ही घंटों में हम दिल्ली में होंगे। मानना पड़ेगा यार, गूगल मैप की मदद से एक शहर से दूसरे शहर जाना कितना आसान हो गया है। सही कहा तूने। पुनीत ने ये बात मुंह से निकाली ही थी कि तभी आदित्य ने कार रोक दी। अरे क्या हुआ यार, तूने ब्रेक क्यों लगाई? और करो गूगल मैप की तारीफ, कनेक्शन टूट गया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे किस तरफ जाना है। उन लोगों ने देखा कि एक रास्ता सामने की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता दाईं ओर। अब कैसे पता होगा कि आगे किस तरफ जाएं? यहाँ तो बस जंगल ही जंगल है। अरे ऐसे होपलेस मत हो, थोड़ा सोचने दो मुझे। उन लोगों ने देखा कि सामने से साइकिल पर एक आदमी चला आ रहा है। अरे अंकल सुनिए जरा। बोलो बच्चों। अंकल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए? अरे जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ ये तो सरूरपुर का रास्ता है और दिल्ली जाने वाला रास्ता जो है वो चंदनपुर गांव से होकर गुजरता है, ये दायां वाला। हाँ, ठीक है, शुक्रिया अंकल। लेकिन मेरी मानो तो इस रास्ते से मत जाओ, 20 किलोमीटर पीछे जाओ और वहां से एक चौराहा आएगा, उसकी बाईं ओर से आप लोग 80 किलोमीटर चलने पर दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन वो रास्ता सेफ होगा। अरे क्या अंकल आप भी, जब 50 किलोमीटर में काम हो सकता है तो हम 80 किलोमीटर के लंबे रास्ते से क्यों जाएं? अरे क्योंकि ये रास्ता चंदनपुर से होकर गुजरता है और वहां तुमको चेटकिन जरूर मिलेगी। ये चैटकिन क्या है? एक डायन जो कि सिर्फ तुम जैसे 20 साल तक की उम्र के जवानों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करती है। थैंक यू अंकल, अब आप अपना रास्ता नापिए, हम तो चले दिल्ली की ओर। ऐसा कहकर आदित्य ने उस रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ दी और बेझिझक होकर ड्राइव करने लगा। क्या कमाल का हॉरर इफेक्ट दिया ना उस बंदे ने, मैं तो कसम से डर ही गई थी। तुझे किस बात का डर? तेरे हनुमान जी तो हमेशा तेरे गले में बड़े लॉकेट के थ्रू तेरा साथ रहते हैं ना। तभी अचानक से कोई भारी चीज विंड स्क्रीन पर आकर गिरी और विंड स्क्रीन पूरी तरह से लाल हो गई। अभी वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही बोनट से धुआं निकला और कार रुक गई। अरे सब जल्दी से बाहर निकलो, कार ब्लास्ट हो सकती है। ये सुनकर सभी बाहर निकले और उन्होंने देखा कि बोनट पर एक कौवा मरा पड़ा है और उसी का खून इंजन में पहुंच गया है, जिसकी वजह से वो धुआं उठा। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ क्रो। अरे डरने की बात भला क्यों नहीं है, कौवा है या कुछ भी है, लेकिन इसने हमारी कार तो खराब कर ही दी ना। उन्होंने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। जंगल के अंदर कुछ ही कदम की दूरी पर उनको एक औरत झाड़ू लगाती हुई नजर आई। उसके बाल खोले थे और उसने काली साड़ी पहनी थी, उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। हेलो मैम, क्या आप यहीं कहीं आसपास रहती हैं? आपको सामने वो घर दिख रहा है ना, वो मेरा ही घर है। अरे यार इससे बात मत करो, कहीं ये वही चैटकिन तो नहीं? ये सुनकर वो उन लोगों के करीब आ गई और सभी ने उसका चेहरा देखा। वो एक 25 साल की जवान खूबसूरत औरत थी। सॉरी मैम, ये बस थोड़ा डरी हुई है। खैर आपने सुन ही लिया होगा कि हमारी कार खराब हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा कि सुबह तक हम इस जंगल में कैसे रुकें। चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो, मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका मिल जाएगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब उन चारों को उस औरत पर भरोसा हो गया और वो उसके साथ उसके घर के अंदर चले गए। उसके घर में पुराने जमाने का चूल्हा जल रहा था, जिस पर रखे पतीले में वो कोई सूप तैयार कर रही थी। उसने उसके पास रखे कुल्हड़ों में सूप निकाला और फिर सभी के हाथ में एक एक कुल्हड़ देकर वो उन्हीं के पास बैठकर सूप पीने लगी। वैसे मैम आप इस जंगल में रहती हैं तो आपको भी शायद उस चेटकिन के बारे में पता होगा ना? हाँ, मुझे तो उसके बारे में सब कुछ पता है। तुम लोग सुनना पसंद करोगे? क्यों नहीं मैम, पूरी रात पड़ी है, हमें उसकी कहानी बताइए ना। 80 साल पहले
एक बूढ़ी औरत चंदनपुर गांव की सरहद पर बनी एक कुटिया में रहा करती थी और घर घर जाकर भीख मांगा करती थी। दीपू बेटा, लो, बाहर जो अम्मा आई है ना, उनको पैसे दे आओ। दीपू ने अपनी माँ से पैसे लिए। ये लो अम्मा जी। भगवान तेरी उम्र लंबी करे। ऐसा कहकर बुढ़िया ने दीपू के सर पर हाथ फेरा और फिर अपनी कुटिया में वापस चली गई। उसी दिन दीपू शाम के टाइम न जाने कहाँ चला गया। ए जी सुनिए, दीपू शाम से घर नहीं लौटा है, आप उसको ढूंढने जाइए ना। दीपू के पिता ने अपने साथ गांव के कुछ आदमियों को लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। काफी ढूंढने पर उनको दीपू बहुत बुरी हालत में मिला। उसके दोनों पैर गल चुके थे। दीपू, मेरा बच्चा। सामने ही उनको उसी बुढ़िया की कुटिया नजर आ रही थी। कहीं ये काम इस बुढ़िया का तो नहीं? दीपू के पिता बहुत दुख में थे। उन्होंने पवन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और गांव में लाकर दीपू का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन फिर से वो बुढ़िया भीख मांगने गांव में आई। तभी पवन का छोटा बेटा बिट्टू उसके पास आया। अम्मा, ये लो पैसे, माँ ने आपके लिए भेजे हैं। बूढ़ी औरत ने पैसे लेकर उसके भी सिर पर हाथ फेरा। भगवान तुझे तंदुरुस्त रखे। ये कहकर बुढ़िया वहां से चली गई। लेकिन आज पवन का बेटा बिट्टू भी शाम होने पर गायब हो गया। ए जी, हमारा बेटा बिट्टू न जाने कहाँ है। शाम को पता नहीं कैसे घर से ही गायब हो गया। क्या उस बूढ़ी ने बिट्टू के सर पर हाथ फेरा था? हाँ, फेरा था, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हे भगवान, वो डायन जिसके सर पर हाथ फेरती है वो शाम को गायब हो जाता है। अगर बिट्टू नहीं मिला तो समझो उसी ने मेरे बेटे को गायब किया है। ऐसे अब शब्द ना बोलिए जी। चलिए बिट्टू को ढूंढने चलते हैं, वो जरूर जंगल में खेलने गया होगा। अब गांव के कुछ आदमी बिट्टू के माँ बाप के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगल गए तो उन्होंने उस बच्चे को भी मरा हुआ पाया। बिट्टुआ! वो बच्चा भी ठीक उसी जगह पर जाकर मरा था जहाँ पर उस बूढ़ी औरत की कुटिया थी। अब पवन उसकी असलियत जानने की कोशिश में लग गया। रात के ठीक 12 बजे उसकी कुटिया के पास गया और उसने देखा कि जमीन पर एक बच्चा बेहोश पड़ा है जिसके आसपास सफेद रेखा खींची हुई है और वो बुढ़िया उसके माथे पर कोई लेप लगा रही है। आज मैं इस डायन को खत्म करके ही रहूंगा। बिट्टू के पिता अब सरपंच के पास हल्ला मचाते हुए पहुंच गए। सरपंच साहब, वो बुढ़िया ही बच्चों के साथ काला जादू करती है और पिछले दिनों जितने भी बच्चे मर गए हैं ना, उन सब की हत्या भी उसी ने की है। हम अब और अपने गांव के बच्चों की बलि नहीं चढ़ने देंगे। चलो सभी मिलकर उस डायन को खत्म कर देते हैं। गुस्से में आग बबूला हुए सभी गांव वाले सरपंच के साथ उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंचे और उसको रंगे हाथ पकड़कर उसकी डंडों से पिटाई करने लगे। कमजोर बुढ़िया ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अरे बाप रे, ये कितनी भयानक घटना है यार। सच में बहुत भयानक है। जो तुम सोच रहे हो वही सोचने की गलती गांव वालों ने भी की थी। मतलब कैसी गलती? असल में गांव में एक महामारी फैली थी। इस महामारी के असर से बच्चों को अजीब तरह की घुटन महसूस होती थी जिससे परेशान होकर वो जंगल में हवा खाने चले जाया करते थे। लेकिन जंगल में जाने के बाद भी उनके हाथ और पैरों की हड्डियां गल जाती थी और उनकी मौत हो जाती थी। वो बेचारी बुढ़िया उस रात किसी बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव वालों ने बिना सोचे समझे ही उसको दोषी करार देकर उसे खत्म कर दिया। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गलती। वो बुढ़िया एक अच्छी इंसान थी, लेकिन उसके बारे में गांव वालों ने बहुत ही घटिया बात सोची, इसलिए मरने के बाद वो चैटकिन बन गई है और 20 साल से कम उम्र के बच्चों को वो खत्म करने लगी और इसी तरह पूरा गांव उजड़ गया और एक जंगल में बदल गया। क्या चैटकिन अभी भी इस जंगल में भटकती है?
हाँ भटकती है। उसकी पहचान ये है कि रात के 12 बजे वो अपने असली रूप में आती है और अपनी उसी कुटिया के पास झाड़ू लगाती है। लेकिन आप तो हमें 8 बजे झाड़ू लगाती हुई मिली और आप जवान भी हैं। इसका मतलब हम सेफ हैं। तो ठीक है, तो अब आप लोग चैन से सो जाओ और आपको सुबह नाश्ता करवा कर मैं विदा करूंगी। ऐसा कहकर वो औरत एक कमरे में चली गई। कितनी डरावनी कहानी थी ना यार। बस सुबह हो जाए, उसके बाद तो इस तरफ हम कभी भटकेंगे भी नहीं। ये तय करके चारों लेट गए। उनमें से 3 आराम से सो गए, लेकिन न जाने क्यों शर्लिन को नींद ही नहीं आ रही थी। यार इतनी गर्मी क्यों लग रही है मुझे यहाँ, दूसरे कमरे में जाकर सोती हूँ। ये कहकर शर्लिन उठी और एक कमरे में पहुंची जहाँ एक बड़ी सी खिड़की थी। खिड़की के पास लेटकर ठंडी हवा के झोंकों से उसको अच्छी नींद आ गई। अचानक तेज झाड़ू लगाने की आवाज से आदित्य, पुनीत और मनीषा की आंख खुल गई। तीनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा और नजर आया कि वही काली साड़ी पहने हुए एक बूढ़ी औरत चौखट पर झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिल्कुल सफेद थे। उन तीनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। आ जाओ मेरे बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद मेरी प्यास बुझेगी। ऐसा कहकर उसने एक पंजा आदित्य और पुनीत के मुंह पर मारा और फिर मनीषा को पकड़कर उसकी गर्दन में दांत गाड़कर उसका खून चूसने लगी। मनीषा की बॉडी कुछ ही पलों में सूखकर सफेद पड़ गई और उसकी जान चली गई। शर्लिन की आंख खुल गई और सामने का मंजर देख उसकी सांसें थम गई। 2 दोस्त मर चुके थे और तीसरे दोस्त पुनीत के पास बैठी चैटकिन उसके कंधे से मांस नोच नोच कर खा रही थी। अरे तुझे तो मैं भूल ही गई थी, अच्छा हुआ तू खुद ही सामने आ गई। शर्लिन बहुत तेज भागी और जब तक वो चौराहे तक नहीं पहुंची जहां से उन्होंने टर्न लिया था, वो रुकी नहीं, वहीं पर आकर बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो सब कुछ शांत था। उसने गले में लटके हुए हनुमान जी के लॉकेट को देखा। जय हनुमान। और उसको समझ आया कि हनुमान जी ने ही उसकी रक्षा की थी। हनुमान जी ने ही उसको गर्मी लगाई थी जिससे वो उन तीनों के पास सो ना सके और शिकार होने से बच जाए। इस हादसे के बाद शर्लिन को खुद को संभालने में बहुत समय लग गया। आज वो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन हर सुबह उसको वही मंजर याद आता है और वो सोचती है कि उस रात अगर हनुमान जी का वो लॉकेट उसके गले में नहीं होता तो वो भी अपने दोस्तों की तरह चैटकिन की शिकार हो जाती। प्रिंसिपल अतुल का रो रो कर बुरा हाल था। अपने बेटे की मौत की बात से मिस्टर अतुल बेहद चुप चुप से रहने लगे। वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे कि तभी मैथ्स के टीचर मिस्टर वर्मा उनके ऑफिस में आ गए। वो मेरा इकलौता जवान बेटा था जो मुझे छोड़कर चला गया और आज तक उसके हत्यारे का पता नहीं चल पाया। बुरा न माने सर, तो आपसे एक बात बोलूं? जी बोलिए। सर आपको राकेश तो याद है ना? राकेश का नाम सुनकर अचानक प्रिंसिपल अतुल चौंक कर मिस्टर वर्मा की ओर देखकर बोले, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूं सर कि उस रात के बाद से ही आपको नहीं लगता कि स्कूल में कुछ भी सही नहीं चल रहा? मुझे तो हर तरफ उसी की आवाजें सुनाई देती हैं। बकवास बंद करो। सर आप माने या ना माने, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल की हत्या उसी चपरासी के भूत ने ही की है। तभी अचानक टेबल पर रखे हुए फोन की घंटी बजने लगी। प्रिंसिपल अतुल ने फोन रिसीव किया और वो किसी से बात करने लगे।
फोन रखने के बाद उनके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। क्या हुआ सर? किसका फोन था? आप इतने परेशान क्यों हो गए? जिस बात का डर था वही हुआ। एक तो अब तक मैं अपने बेटे की मौत के गम से नहीं उबर पाया हूँ, और ऊपर से ये पुलिस। सर आप कहना क्या चाहते हैं? राकेश की माँ ने हम सबके खिलाफ, इस स्कूल के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की है। हालांकि पुलिस ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो इस स्कूल की तलाशी लेना चाहते हैं। तुम एक काम करो, जल्दी से साइंस की टीचर शीला दीक्षित और यहाँ के चौकीदार भीमा को ले आओ। अब ये मत पूछना कि मैंने उन्हें किस लिए बुलवाया है। प्रिंसिपल अतुल की बात सुनकर मिस्टर वर्मा शीला दीक्षित और चौकीदार भीमा को बुला लाए। यहाँ पर क्यों बुलाया आपने हमें? चलो मेरे साथ उसी जगह पर जहाँ पर राकेश सो रहा है। चारों स्कूल के उस हिस्से की तरफ चले गए जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। कुछ ही देर में वो सब स्कूल के सबसे आखिर में बने हुए कमरे के पास पहुंच गए, जिसकी जमीन कच्ची थी। भीमा पास में ही रखा फावड़ा उठाकर उस जमीन की खुदाई करने लगा। भीमा काफी देर तक खुदाई करता रहा। अंत में वो थकते हुए बोला, यहाँ पर तो कोई नहीं है प्रिंसिपल साहब। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राकेश की बॉडी हमारी गैर हाजिरी में किसी ने निकाल ली हो और उसने सारी की सारी बात राकेश की माँ को बता दी हो? अगर ऐसा हुआ तो हम चारों जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसेंगे सर। मिस्टर वर्मा ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक उन चारों को कमरे में भूकंप आने जैसा एहसास हुआ। देखते ही देखते जमीन फट गई और उसमें से एक बेहद भयानक काले और स्याह चेहरे वाला व्यक्ति, जिसकी आंखें अंगारों की तरह बिल्कुल लाल थीं, उन चारों को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। उस व्यक्ति का पूरा शरीर सड़ा और काला हो चुका था। ये देखकर शीला दीक्षित के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके हो। प्रिंसिपल अतुल ने इतना कहा ही था कि तभी उस भयानक व्यक्ति के हाथों में भेड़िए जैसे नुकीले पंजे निकल आए और उसने एक ही बार में भीमा की गर्दन में अपने नुकीले पंजे गाड़ दिए। भीमा तड़पता हुआ गिरकर ढेर हो गया। शीला दीक्षित चिल्लाती हुई उस कमरे से भागी, मगर अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अचानक वो भयानक दिखने वाला व्यक्ति पागलों की तरह हंसने लगा। उसके लंबे और पैने दांत किसी चाकू की तरह नुकीले थे। उसने बेहद फुर्ती से अपने उन पैने और नुकीले दांतों को शीला दीक्षित की गर्दन में गड़ा दिए। कुछ ही सेकंड में शीला दीक्षित का शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया और शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस पिशाच ने शीला दीक्षित के बदन से खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया। तभी मिस्टर वर्मा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। हमें माफ कर दो राकेश, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। सच तो यह है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था। तुम्हें अगर मारना है तो इस प्रिंसिपल को मारो। हम सब इसी के बहकावे में आ गए थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब अपनी जान पर बनाई तो तुम मुझे दोषी ठहराने लगे। मगर उस भयानक चेहरे वाले ने मिस्टर वर्मा की कोई बात नहीं सुनी। उसने अपने हाथों से मिस्टर वर्मा का गला दबोच लिया। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम की आवाज से खुल गया। प्रिंसिपल ने देखा कि उनके सामने पुलिस सियालकोट के इंस्पेक्टर वरुण और ठीक उसके बगल में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर वरुण की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उस भयानक व्यक्ति ने इंस्पेक्टर की आंखों के सामने देखते ही देखते मिस्टर वर्मा की गर्दन उखाड़कर जमीन पर फेंक दी। इस खौफनाक मंजर को देखकर प्रिंसिपल अतुल तुरंत इंस्पेक्टर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। कौन है ये भला? इसने तो तीनों लोगों को मार डाला। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे स्कूल का चपरासी राकेश है। राकेश 1 साल पहले ही हमारे स्कूल में चपरासी बनकर आया था। ये एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और हम सब बेईमान। राकेश ने हम चारों को स्कूल के खाने में मिलावट करते हुए देख लिया था। उसे ये भी पता चल गया था कि
हम चारों मिलकर सरकार की तरफ से मिल रही बच्चों की स्कॉलरशिप में भी घोटाला करते हैं। राकेश ने हम सबको पुलिस से पकड़वाने की धमकी दी। एक रात मैंने मिस्टर वर्मा और शीला दीक्षित ने राकेश को धोखे से बुलाकर इसी कमरे में भीमा से उसकी हत्या करवा दी और उसका शव इसी जमीन में दफना दिया। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। प्रिंसिपल के इतना कहते ही अचानक राकेश का भयानक शरीर हवा में विलीन हो गया और उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया।